राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। ठीक है, ये माइक आवाज आती है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में दिवसीय उच्च स्तरीय कार्यशाला जो पांडुलिपि लिप्यंतरण प्रशिक्षण के निमित्त आयोजित की गई, आज उसके अवसर पर आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित जगत गुरु श्री खोजी गुराचार्य श्री श्री 1008 श्री रिछपाल दास जी महाराज, मंच पर जिनका पावन सानिध्य हम सबको मिला, ऐसे श्री बाहुबल देवाचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित श्री शुक्र संप्रदायाचार्य श्री अलबेली शरण जी महाराज साहब, श्री श्री 1008 श्री हीरापुरी जी महाराज साहब, महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज साहब, मैं श्री हरिशंकर वेदांती जी महाराज साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय मैं श्री मनोज शरण जी महाराज साहब, आदरणीय श्री चितराम शरण जी महाराज साहब, श्री परशुराम दास जी महाराज साहब, श्री परमानंद दास जी महाराज साहब, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक आदरणीय श्री ML गर्ग साहब, DIG आदरणीय श्री विदुर भारद्वाज जी, सभागार में हम सब के बीच में उपस्थित पूर्व कुलपति आदरणीय श्री बनवारी लाल जी गौड़ साहब, आदरणीय श्री सत्यनारायण जी पारीक साहब, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों, सज्जन, पत्रकार मित्र, सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अनुरूप राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की एक सशक्त आवश्यकता, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें लिखे गए पाठ को हम लिपि अंतरण करें, उसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन जो आप सबने किया है, मैं उसके लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो कार्यक्रम पर मंचस्थ सभी महानुभावों ने भारत की महान सनातन संस्कृति, कालांतर में संस्कृति के ऊपर हुए आक्रमण और आक्रमणों के कारण से आज जिस स्थिति परिस्थिति में हम पहुंचे हैं, उसके ऊपर विस्तार से बातचीत की है। ये अकाट्य है, निसंदेह है कि जब पूरा विश्व और विश्व के अन्य भूभाग पर बसे हुए मानव अपने अस्तित्व के लिए, मानव होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए उद्विकास की यात्रा से गुजर रहे, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में थे, उस समय भी भारत में ज्ञान अपने और विज्ञान अपने उत्कर्ष पर था। और इसी के चलते हमारे ऋषियों मनीषियों ने जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में अपने अनुभूति से, अपनी साधना से, अपने शोध से जिस तरह से वैज्ञानिक आधार पर रचित ज्ञान का सृजन किया था, उसी ने भारत को पूरे विश्व के पटल पर विश्व गुरु की संज्ञा ऐसा देने का काम किया था। लेकिन कालांतर में भारत के इस ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के ऐश्वर्य, भारत की संपदा, भारत का की बुद्धि, भारत की खगोल शास्त्र, भारत के विभिन्न विषयों में उत्कर्ष से लेकर के भारत का हस्तकला, भारत का हथकरघा, भारत के द्वारा रचे जाने वाले, निर्मित किए जाने वाले, कारीगरों के द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादों के विषयों के संपर्क में आने के चलते हुए
पूरा विश्व के लिए भारत जो है एक सहज रूप से कौतूहल का केंद्र बना, आकर्षण का केंद्र बना। और उसके निमित्त इस आकर्षण के चलते हुए अनेक ऐसे लोग जो यात्री रूप में, विद्यार्थी के रूप में, व्यवसायी के रूप में या किसी अन्य रूप में भारत में आए, जो भारत को जानने के लिए, भारत को खोजने के लिए, भारत के ज्ञान को सीखने के लिए, भारत की परंपराओं को सीखने के लिए, और ऐसे आने वाले अनेक अनेक लोगों के प्रमाण, उनके पदचिन्ह सर्वदूर भारत की सभी इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं हमें मिलते हैं। लेकिन कालांतर में उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। और जैसा अभी उल्लेख किया गया कि 5वीं शताब्दी में जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 11वीं शताब्दी के अंत में जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके उस डाहवश, ये जो भारत का सांस्कृतिक वैभव है, ये जानते हुए कि उसका मूल, उसका नाभि स्थान, उसका परमाणु यदि कहीं है तो वो इन बौद्धिक संस्थानों में, इन शिक्षक संस्थानों में है, ये लिखी हुई ज्ञान परंपरा में है, तब उसको नष्ट करने का काम। और वहां से जो ये नष्ट करने की परंपराएं भारत में आई, उसके चलते हुए भारत का ज्ञान और भारत का विज्ञान, जो लिखित रूप में संयोग संजोने की परंपरा भारत में थी, वहां से हट करके हमने श्रुति और स्मृति पर आधारित ज्ञान की संकल्पना हमारे ऋषियों मनीषियों ने की। निश्चित रूप से उनका ये सोच, उनका ये विचार, उनका ये कदम, हम सब लोग उसके ऋणी हैं। ये श्रुति और स्मृति की परंपरा यदि न होती, या ये परिवर्तन शायद न किया गया होता, तो आज जिन पांडुलिपियों के संरक्षण की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उस सबकी शायद आवश्यकता भी न पड़ती, वो सब समाप्त हो गया होता। लेकिन हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे सदगुरुओं ने उसको स्मृति परंपरा में कायम रख करके वापस हम सबको हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में देने का काम किया। लेकिन आज निश्चित रूप से ये विचार का विषय है कि 2000 साल तक लगातार जो सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हुए, निरंतर उन आक्रमणों के बावजूद भी क्या जिजीविषा थी, क्या कारण था कि भारत की सनातन संस्कृति जो है निरंतर प्रवाहमान बनी। यदि इस पर विचार किया जाए, इस पर शोध किया जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये सामने निकल करके आएगा उस शोध के नवनीत के रूप में कि ये जो भारत की ज्ञान परंपरा थी, भारत की ये जो साधु परंपरा जिसने ज्ञान को आश्रय दिया, उस ज्ञान परंपरा और उस साधु परंपरा ने भारत को भारत बनाए रखने का योगदान किया। सम्माननीय महाराज जी, हम सब के सामने चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र से राष्ट्र रक्षा की यदि हम बातचीत करें, आदरणीय एमएल गर्ग साहब ने अपने दृष्टिकोण से कहा कि भारत का विमान शास्त्र इतना उन्नत था। इन्होंने आगे हम सबसे अपेक्षा की कि हम एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर कहीं हमारी किताबों में है तो उसको निश्चित रूप से प्रकाश में लाया जाना चाहिए। स्वामी जी ने भी राष्ट्र रक्षा के लिए शास्त्रों की चर्चा की, शास्त्रों की आवश्यकता है, इसकी बात की। लेकिन मैं उससे आगे बढ़कर के आप सबके सामने विनम्रता के साथ में सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, क्या भारत या हमारा राष्ट्र क्या अपनी भौगोलिक सीमाओं से पहचाना जाता है? भारत केवल ये भौगोलिक सीमाओं या भूभाग वाला भूभाग मात्र नहीं। भारत को भारत की ये सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की जो शास्त्र, भारत की जो हमारी ज्ञान परंपरा है, भारत की जो हमारे शास्त्र हैं, ये शास्त्र संपदा भारत को भारत बनाती है। भारत की ये विविधता है, भारत को भारत बनाती है। भारत की ये अमूल्य संस्कृति भारत को भारत बनाती है। इसलिए जो हमारी संस्कृति और इस राष्ट्र की रक्षा का विषय इन शास्त्रों के साथ में केवल मात्र इतना कि हम देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सजग प्रहरी इन शास्त्रों के माध्यम से खड़े करें, वहां तक सीमित नहीं। हमारा विचार इस सीमा तक आगे हमको बढ़ाने की आवश्यकता है कि इस संस्कृति की रक्षा के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस संस्कृति का संरक्षण यदि करना है तो इन शास्त्रों का संरक्षण करना पड़ेगा। और शास्त्रों का संरक्षण इस राष्ट्र में कभी सरकार का काम नहीं। शास्त्रों का संरक्षण समाज का काम है।
शास्त्रों का संरक्षण गुरुकुलों का काम था, शास्त्रों का संरक्षण विश्वविद्यालयों का काम था, शास्त्रों का संरक्षण मंदिरों और मठों का काम था। और क्योंकि उन्होंने इन शास्त्रों का संरक्षण किया, इसलिए इन हजारों सालों तक ये भारत भौगोलिक सीमाओं में भी सुरक्षित रहा और हमारी सनातन संस्कृति भी नित्य प्रवाह रही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण ये योजना प्रारंभ की। माननीय मोदी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्पना को देश के सामने रखा, उस पांडुलिपि मिशन को आगे बढ़ाने की बात की और इस ऐतिहासिक पहल को ज्ञान भारतम मिशन ऐसा नाम दिया। और इस ज्ञान भारतम मिशन के तहत ये केवल एक योजना नहीं, अभी सभी ने 400 करोड़ रुपए देने पर धन्यवाद भी किया। 400 करोड़ रुपए शायद कम होंगे, इसकी चिंता भी की। और मैं मानता हूं कि ये एक प्रारंभ है, और ये प्रारंभ है उस बीज का कि जो हमारे सांस्कृतिक वैभव को, हमारे ज्ञान के संस्कार को और हमारी जो है परंपरागत सभ्यता को और हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करने के तरफ जो है हमारा पहला कदम। क्योंकि भारत को भारत जैसा मैंने कहा, वो भारत की इस उन्नत ज्ञान और शास्त्र परंपरा ने बनाया है, इसलिए इसको संरक्षण करने की दिशा में हम आज इस मिशन के माध्यम से आगे बढ़े। मित्रों, भारत की पांडुलिपि परंपरा विश्व की सबसे प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर प्राचीन लिखे गए प्राचीन ग्रंथ अभी बाहर प्रदर्शनी पे हम सब ने देखे। ऐसे ग्रंथों को जो आज हम सब के सामने हैं, और शायद ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ हैं जो पिछले सैकड़ों साल की उस गुलामी की परंपरा के समय में नष्ट कर दिए गए, नष्ट हो गए, या उसके बाद में भारत से सह आशय भारत से ले जो है किसी न किसी माध्यम से, कहीं चोरी से, कहीं पैसा दे करके, या कहीं बलात् भारत से बाहर जो है दुनिया के दूसरे देशों की लाइब्रेरीज में, विश्वविद्यालयों में ले जाएगा। आज से कुछ समय पहले तक तो भारत में कुल मिलाकर के जितने पांडुलिपियां भारत में ज्ञात रजिस्टर्ड थी, उससे ज्यादा पांडुलिपियां जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो है वो रजिस्टर्ड। लेकिन उस दिशा में निश्चित रूप से जब कदम आगे बढ़ा, और स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता से पहले भी, स्वतंत्रता के बाद में, और आज सम्माननीय अटल जी के समय में भी जिस तरह के प्रयास हुए, इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में, इस ज्ञान भारतम मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे इस बात की भी अपेक्षा की है कि अब तक हुए सारे प्रयास, उनकी सफलता और विफलता के पीछे के कारणों का भी हम अध्ययन करें, ताकि हम इसे एक जो है स्पष्ट लक्ष्य तक ले जाने में कामयाब हो सके। इसी के साथ साथ में देश में अनेक संस्थाएं जो प्राइवेट में, जो विश्वविद्यालयों के तहत, या कहीं न कहीं किसी मठ मंदिर या किसी विचार परंपरा के तहत अनेक वर्षों से अनेक शोधार्थियों को साथ लेकर के इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हम आज राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हैं, इनके पास में जिस तरह का पांडुलिपियों का संरक्षण है, इसी के साथ साथ में हमारे उदयपुर में स्वर्गीय अशोक सिंघल साहब के परिवार के पास में हजारों पांडुलिपियों को उन्होंने अब तक संरक्षित किया है। अहमदाबाद के कोबा में जिस तरह से भगवान महावीर पांडुलिपि संरक्षण का जो संस्थान है, उनके पास में लाखों की संख्या में पांडुलिपि, और पिछले 7 जनरेशन से साधु परंपरा की 7 जनरेशन से निरंतर उनके संकलन के लिए काम हो रहा है। ऐसा अनेक देश में संस्थान, अनेक ऐसे देश में जो है वो लोग हैं जो व्यक्तिगत कैपेसिटी में इन सब के ऊपर पिछले जो है कई दशकों से उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और उनके लिए उन पांडुलिपियों को रखना, सहेजना, क्योंकि उन पांडुलिपियों पर निरंतर आक्रमण हुए, उन पर जो खतरा हुआ, उनको जो नष्ट करने के प्रयास हुए, उसके चलते हुए मंदिरों में, मठों में उन पांडुलिपियों को मातृत्व भाव से संरक्षित करने की व्यवस्था होगी कि हमको न उनको किसी को दिखाना है, न उनको किसी को देना है, न उनको प्रकाशित करना है, न उनको उद्घाटित करना है। और इस सोच ने, जो उस कालखंड में जब आक्रमण निरंतर भारत पर हो रहे थे, उस कालखंड में जो ये सोच बनी थी, इस सोच ने पांडुलिपियों का जितने आक्रांताओं ने नुकसान किया, उससे भी ज्यादा नुकसान किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं स्वामी जी का कि उन्होंने ये बात कही कि हमें सरकार के इस प्रयास के साथ में जुटने की आवश्यकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आप सबके सामने कहना चाहता हूं, भारत सरकार किसी भी पांडुलिपियों को, पांडुलिपि का जो है
वो फिजिकल पोजीशन जब तक आप स्वेच्छा से न देना चाहें, कहीं लेने के लिए जो है उत्सुक नहीं, न आग्रही। हम तो सिर्फ इतनी अपेक्षा करना चाहते हैं कि जो पांडुलिपि आपके पास में है, हम उसका पूरा इस तरह का संरक्षण कर दें, आधुनिक तकनीकी के साथ में इस तरह का संरक्षण कर दें कि वो आने वाली शताब्दियों तक हमारे भारत के लोगों के लिए उपलब्ध रहे, और उसके साथ साथ में उसको डिजिटाइज कर दें, ताकि ये ज्ञान जो छुपा करके रखा गया है, छुप करके रह गया, ये ज्ञान ठीक तरीके से पूरे विश्व के सामने जा सके, हमारी इस वर्तमान जनरेशन के सामने जा सके। क्योंकि आज भारत की जो सब दुर्दशा है, उसका सबसे बड़ा कारण स्वामी जी चिंता कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भारत में जो है मदरसों की तुलना कर रहे थे, हिंदू समाज की इस दुर्दशा की कल्पना की चर्चा कर रहे थे, उस पर चिंता कर रहे थे। मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, लेकिन इस दुर्दशा का अगर कोई कारण है तो हम हिंदू समाज के लोग खुद उसके कारण, क्योंकि हमने भारत को इस तरह से रचा, हमने अपने समाज को, अपने परिवारों को इस तरह से खड़ा किया, हमने अपने आप पर गर्व करना बंद कर दिया, हमने भारत की परंपराओं पर गर्व करना बंद कर दिया, हमने भारत की शिक्षा पर, भारत के शास्त्रों पर, भारत के ज्ञान पर, भारत की बौद्धिक संपदा पर गर्व करना समाप्त कर दिया। और जब हमने गर्व करना समाप्त किया तो आने वाली पीढ़ियों को जो है वो कहीं और किसी पे आकर्षित होकर के अपने आप को हीन भाव से देखने लगे, और उसका दुष्परिणाम ये। लेकिन इस सब की व्यवस्था का सुधार करना केवल सरकारों का काम नहीं, इसकी प्राथमिक दायित्व अगर किसी का है तो हमारी ज्ञान परंपरा के वाहक हमारे सारे ऋषियों का, मुनियों का, संतों का है कि वो भारत की इस ज्ञान परंपरा को, भारत की शास्त्र परंपरा को, भारत के इस ज्ञान और विज्ञान के उत्कर्ष को सही अर्थों में समाज तक, लोगों तक लेकर के जाएं। ये केवल सरकारों की तरफ देखने से ये नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजों के शासन के बाद में जो कुछ भी करना है वो सरकार के माध्यम से करना है। इस सोची समझी साजिश के तहत किए गए कारण से हमारे समाज का संस्कार इस तरह के हो गया कि हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखने लगे, और यहीं से हमारे पतन का प्रारंभ हुआ है। इस देश की संस्कृति ऐसी नहीं थी, इस देश में हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखा जाए। इस देश की संस्कृति ये थी कि देश के आधे हर चीज के लिए जो है वो समाज उसका उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले, और जब समाज किसी विषय का दायित्व, उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेता है तो वो चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी न हो, कितनी भी बड़ी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि उस चुनौती को सहजता के साथ में पराजित किया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है, और समाज को इस मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी हजारों सालों तक भारत को साहित्य के इस सनातन परंपरा को निरंतरता प्रदान करने के लिए संत समाज ने अपने कंधों पर उठाई थी। आज संत समाज को एक बार फिर राष्ट्रीय चेतना और गौरव के इस समारोपण के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। मित्रों, पिछले वर्षों में जो पांडुलिपि संरक्षण पर काम हुआ है, और जो लोग, जैसा मैंने कहा कि इसके संरक्षण और रक्षण पर जो काम कर रहे हैं, उन सब की व्यावहारिक समझ और उनसे सीख लेने के लिए अभी हमने तय किया है कि हम उदयपुर में अगले 2 मास में एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करने वाले, जिसमें देश भर में इस क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोगों को हमने एक साथ में आमंत्रित किया है। दुनिया से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी आपको आमंत्रित किया है, जिन लोगों ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऐसे पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बनाई है, उन सबको भी हमने वहां निमंत्रित किया है। उनके साथ में 3 दिन तक निरंतर बैठ करके इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। अभी सहजता के साथ में हम इन पांडुलिपियों का हमने रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 50 लाख पांडुलिपियां आज हमारे पास में रजिस्टर्ड। उनका अध्ययन करना, उनका अध्ययन करके उनको डिस्क्राइब करने के लिए आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में उनको, उनके लैंग्वेज को डिसाइफर करने के लिए, क्योंकि पांडुलिपि जो लिखी गई है वो हाथ से लिखी गई पांडुलिपि को सामान्यतः कंप्यूटर में डिस्क्राइब करके पढ़ा नहीं जा सकता। उसको सिर्फ डिस्क्राइब करके उसका फोटो खींच लेने से मात्र उसका समाधान नहीं होगा। उसको किस तरह से पढ़ करके रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आया जाए, उसको डिजिटल फॉर्मेट में लेकर के कैसे आया जाए, भारत सरकार का यह प्रयास रहेगा कि हम उसके लिए तकनीकी को विकसित करें, विभिन्न भाषाओं पर आधारित तकनीकी को विकसित करें। आज देश में हजारों पांडुलिपियां ऐसी, जिन पांडुलिपियों का आज जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा हमें ज्ञात नहीं, उस भाषा को डिसाइफर करने के लिए, डिकोड करने के लिए काम करें, उसकी तकनीकी को विकसित करें, उस पर हम काम करें। उसको आज जो है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो कुछ संस्कृत में लिखा है, जो कुछ अंग्रेजी में लिखा है, जो कुछ फारसी में लिखा है, जो कुछ उर्दू में लिखा है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी आदरणीय एमएल गर्ग साहब जब बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा मुझे संस्कृत का ज्यादा ज्ञान नहीं। मैंने इनको जब वापस आकर के बैठे, मैंने इनको कहा एआई आज इतना डेवलप हो गया कि संस्कृत का टेक्स्ट आप लिख करके पूरी किताब उसमें लिख करके डालिए, डाल करके एक बटन दबाएं कि आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, विद इन ए मिनट आपको 500 पेज की किताब का, पूरे ग्रंथ का हिंदी ट्रांसलेशन एआई करके देती है। आप अगर उसको ये कहें कि मुझे इसका जीस्ट चाहिए,
इसका एक जो है सार निकाल करके जो है इसका टाइटल वाइज, उसमें अध्याय वाइज आपका सार निकाल करके दें, तो शायद एक बार ट्रांसलेट होने के बाद में 10 सेकंड भी नहीं लगे। आप 1000 पन्नों की पुस्तक का यदि उसको सार लिख करके 1000 शब्दों में लिख करके देने को कहेंगे तो शायद 5 सेकंड में आपको लिख करके उसका सार मिल जाएगा। आज तकनीकी इस स्तर पर पहुंच गई, हम अपनी इस संपदा को इस तकनीकी के आधार पर अपने समाज तक की सहजता के साथ में पहुंचा सकें। ये आने वाली पीढ़ी आज जिस भाषा में सोचती है, जिस भाषा में समझती है, उस भाषा के अनुरूप जो है उनको ये ज्ञान उपलब्ध हो, तब जाकर के उनको इस बात का एहसास होगा कि हमारे पूर्वज जो है वो कितने महान थे, हमारे पूर्वजों ने कितनी गणना की, हमारे पूर्वजों का खगोल शास्त्र जो है वो कितना समृद्ध। अगर पाश्चात्य देशों की तरफ उठा करके देखें तो लगभग 400 साल पहले गैलीलियो ने जब ये कहा कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, उसको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी कर। 150 साल पहले तक क्वांटम फिजिक्स आने से पहले कोई ये मानता नहीं था कि जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है परमाणु को भी 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले इसका अध्ययन करके इसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर दिया था। लेकिन नई पीढ़ी के लोगों से पूछो, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं। उसकी जानकारी उनको कराने के लिए कि वो इस बात को जाने कि ये ज्ञान हमारे पूर्वजों ने पहले से अध्ययन करके प्रतिपादित किया था, ये शून्य भारत ने विश्व को दिया था, इसको जब तक ये पीढ़ी जानेगी नहीं, समझेगी नहीं, तब तक इस पर गर्व नहीं करेगी, और जब गर्व नहीं करेगी तो उसका कभी धारण नहीं। इसलिए वो धारण करें, उसके लिए आवश्यक है कि वो सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में जो है वो इन आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, इस ज्ञान को हम उद्घाटित कर सकें, लोगों तक ले जा सकें। निश्चित रूप से हमारे ऋषियों मुनियों को इस बात का भय था कि हमारा ज्ञान प्रदूषित न हो जाए, इसलिए अपात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंचे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अभी जिस तरह की बात आदरणीय वेदांती जी ने कही कि अगर आगे नहीं पहुंचा तो वो शायद जो है वो खराब होने के बाद बजाय वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक, पात्र लोगों तक किस तरह से हस्तांतरित कर सकें, इस दिशा में भी हम काम करें। अभी माननीय जब ये उद्घोषक महोदय जब बात कर रहे थे तब इन्होंने चर्चा की और चिंता व्यक्त की कि बहुत सारा ज्ञान, पांडुलिपियां ऐसी हैं जो शायद गलत हाथों में चली गई तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। इस बात को भारत सरकार पूरी गंभीरता के साथ में सोचती भी है, समझती भी है। इसलिए हमने इस पांडुलिपि मिशन में, इस ज्ञान भारतम मिशन में इस बात की संकल्पना की है कि जो पांडुलिपियां ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनको सामान्य रूप से फ्री एक्सेस में डिजिटली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उसका सिस्टम पूरा हमने बनाने की उसमें व्यवस्था की। जो सामान्य रूप से लोगों के पास में पहुंचे, उसके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड किया और कंप्लीट एसओपी इसके लिए बनाई है कि किस व्यक्ति को किस ज्ञान का एक्सेस मिल सकता है, फ्री एक्सेस कितने लोगों को मिल सकता है, पर शोधार्थियों को चाहिए तो किस लेवल तक एक्सेस मिल सकता है, और रेस्ट्रिक्टेड जो पांडुलिपियां हैं उनको हम अपने पास में रखें, उस ज्ञान को और फर्दर डेवलप करें और उसको भारत के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए उसको उपयोग कर सकें। इसके साथ साथ में इस ज्ञान भारतम मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात का भी मार्गदर्शन दिया कि जो ब्रिटिशर्स के समय में जो जिलों के गजेटियर्स पब्लिश होते थे, उन गजेटियर्स में भी बहुत सारी जगह पर पांडुलिपियों का उल्लेख किया गया। उन पांडुलिपियों को गजेटियर्स का अध्ययन करके हम उन पांडुलिपियों को खोजें, उन पांडुलिपियों की पहचान करें और उसको आगे लेकर के जाएं। इसी क्रम में जो है ये जो सारा काम भारत सरकार कर रही, समाज तक ये काम पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी भी इस सभी संस्थानों के साथ साथ में देश की सरकार के सभी विभाग मिलकर के होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में इस मिशन के साथ में जुड़े। इसका मार्गदर्शन और निर्देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के सभी मंत्रालयों में इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होकर के एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रावधान किया है, जो टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों की समिति होगी, जो विभिन्न भाषाओं के डिसाइफरकेशन के लिए, जो विभिन्न भाषाओं के ट्रांसलेशन के लिए, हस्तलिखित पांडुलिपियों को जो है डिजिटाइज करने के लिए, उनको रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए, उनका लिए आर्टिफिशियल इंजन को उस तरह से ट्रेन करने के लिए, ओसीआर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन को एआई के माध्यम से चेंज करने के लिए, इन सब के लिए जो है एक विशेषज्ञ समिति बनेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इस विषयों पर काम करते हुए सहज रूप से अपनी विशेषज्ञता को बनाया है। उन विशेषज्ञता बनाने वाले सारे संस्थानों को भी हम साथ जोड़ें। विश्व भर में भारतीय विद्या इंडोलॉजी के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब विशेषज्ञों को भी
जिस मंथन सम्मेलन की बात मैंने की उसमें साथ में जोड़ने की कल्पना हमने की है। इसके साथ साथ में सारे गैर सरकारी संगठन जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको भी साथ जोड़ते हुए इस पांडुलिपि मिशन को सर्वकालिक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बनाने की परिकल्पना जो है वो हमने की है। इसलिए मैं आप सब जो यहाँ मंच पर संतगण जो विराजमान है, सामने जो विद्वत जन विराजमान है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन सारे विषयों को समर्पित किया है, मैं आप सब से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आइए इस मिशन में हम सब के साथ में जुड़िए। जहाँ जैसा सहयोग आप कर सकते हैं उसे सहयोग प्रदान करिए। ये जो मिशन है ये कोई 4 साल, 3 साल, 5 साल में पूरा होने वाला मिशन नहीं। भारत के पास जो अथाह संपदा है उस संपदा का डिजिटाइजेशन करना, उसका संरक्षण करना, उसके संरक्षण के बाद में उसके ज्ञान को जो है उसको सही फॉर्मेट में लाना, उस ज्ञान पर रिसर्च करना, ये मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों तक चलने वाला काम है। और इसमें बहुत बड़ी वर्कफोर्स को जनरेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, हजारों लोगों को उसका सहभागी बनाना पड़ेगा। अभी हमने नेशनल आर्कियोलॉजी जो भारत का अभिलेखागार है, उस अभिलेखागार के सारे जो कागज हमारे पास में थे उन सब का डिजिटलाइजेशन का काम किया। और मित्रों, मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 9 करोड़ प्रश्नों का डिजिटाइजेशन हमने 1.5 साल के कालखंड में किया, लेकिन उसके लिए हमको सैकड़ों लोगों को ट्रेन करना पड़ा। लगभग 500 लोग दिन की 3 पारी में काम करते थे, तब जाकर के हम उनको कंजर्व भी कर पाए, उनको प्रिजर्व भी कर पाए और उनको डिजिटाइज भी कर पाए। अभी तो हम केवल 9 करोड़ प्रश्नों तक पहुंचे थे, लेकिन अब मैं जब पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करता हूं, पहली बात उनकी हालत जो है वो उन पुस्तकों के कंपैरिजन में बहुत फ्रेजाइल है। अनेक वर्षों के कारण से उनका क्षरण हुआ है। उसमें से बहुत सारी अननोन लैंग्वेजेस में, अनडिसाइफर्ड लैंग्वेजेस में, बहुत सारी अनरीडेबल फॉर्मूला जो है लिपियों में लिखी गई है। लेकिन उसके अतिरिक्त तो बहुत सारी ऐसी हैं जिन लिपियों के जानकार उंगलियों पर गिने जाने सकने वाले ऐसे लोग बचे हैं। और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट सीधे हमको सामने दिखाई देती है। ऐसे में ये मिशन उस सबसे बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन ये मिशन पूरा होगा उस दिन भारत और भारत की आने वाली संततियां इस पर गर्व कर सकें। इस इतनी महत्ता और इतना पोटेंशियल इस मिशन में है। लेकिन इस मिशन के बाद साथ में समाज के सभी इस विधा में, क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं आप सबका आह्वान करते हुए ये जो मिशन आपने से जुड़ करके आपने जो ये लिप्यांतरण के लिए ये कार्यशाला आयोजित की, जिसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, उन सब के लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, दूसरा प्रसंग जो इस विषय में जुड़ा था कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत का जो सामर्थ्य पूरे विश्व ने देखा, भारत की जो शक्ति पूरे विश्व भर ने देखी, भारत को अपने हितों के संरक्षण के लिए भारत के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि जो भारत की भूमि से हो या भारत के बाहर किसी अन्य देश की भूमि से हो, भारत अब स्वीकार नहीं करेगा। ये स्पष्ट संदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने दिया। जिस तरह से हमने हर उस हमले का जवाब जिस कठोरता के साथ में किया, और उसके साथ साथ में सुदूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकवादी कैंप और आतंकवादियों के निर्माण की फैक्ट्रीज को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, ये पूरी दुनिया के सामने एक संदेश था कि अब भारत चुप रहने वाला भारत नहीं है। अब भारत प्रतिकार करने वाला भारत है। ये नया भारत है, ये समर्थ भारत है, ये सक्षम भारत है। और आज भारत उस भारत पर उस स्थान पर जाकर के खड़ा हो गया है। आज भारत अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करने लगा है। भारत आज अपने ज्ञान और विज्ञान पर गर्व करने लगा है। भारत उस रास्ते पर अभी कुछ कदम आगे बढ़ा है। केवल 10 साल में भारत की परिस्थिति ऐसी हुई, वरना आजादी के बाद में भारत को जो निर्णय करने थे, दुर्भाग्य से ऐसी सरकारें भारत में आई जिनके चलते वो निर्णय नहीं हो पाए। और ऐसे लोग शासन और सत्ता में रहे जिन्होंने जो शायद शरीर से, काया से देशी होंगे, लेकिन उनका मन और उनका मस्तिष्क जो है वो गुलामी की जकड़न से जकड़ा हुआ था। उनका सोच, उनका विचार उसी दृष्टिकोण से बाधित था। इसके चलते हुए जो नुकसान, जितना नुकसान लगभग 800 साल की उस गुलामी के कालखंड में नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो इस 55 साल की गुलामी, जो मानसिक गुलामी का पीरियड था, जब हमारे पास में एक अवसर था कि हम एक झटके के साथ में अपनी सोच को बदल करके उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके विचार कर सकते थे, उससे जब हम बाहर नहीं निकल पाए, उसके कारण से जो क्षरण हुआ, उसकी कीमत को चुकाने के लिए आज समय नहीं है कि हम इस बात पर चर्चा करें, इस बात पर विचार करें कि किन लोगों ने दोष था, किन लोगों के कारण से ऐसा नहीं हो पाया। आज भी समय इस बात का है कि
कि आजादी के इस अमृत काल में, आजादी के बाद के इस अमृत काल में, इस 25 साल के कालखंड में जब हम संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि हम विकसित होंगे, तब हम जो न्यूनताएं रह गई है, जो कमियां रह गई है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी को है, हमारी पीढ़ी की है। इस संकल्प के साथ में देश के 140 करोड़ लोगों को जुट जाने की आवश्यकता है। और जब अगर हम इस संकल्प के साथ में जुटेंगे तो निश्चित रूप से जो है, जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है आज पूरी दुनिया में, भारत का थोड़ा सा जो है चमक दमक, भारत की प्रगति की गति देख करके आज भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदल गया। आज दुनिया के लगभग 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 80 में आज वेद पर अध्ययन हो रहा है। दुनिया के 60 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में, टॉप 100 में से 60 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत डिपार्टमेंट खुल गया, वहां उस पर विचार जो है उस पर अध्ययन हो रहा है। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 175 देश एक साथ भारत से निकले हुए इस योग की महत्ता को समझते हुए अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज नेशनल आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं। आज आयुर्वेद की पूछ परख, आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद की दवाओं की जो है डिमांड पूरे विश्व भर में नए सिरे से खड़ी हो रही। आदरणीय गौड़ साहब बैठे हैं, निश्चित रूप से इस बात को मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे, मेरी बात का समर्थन करेंगे कि आज पूरी दुनिया जो है आयुर्वेद की तरफ देख रही। आज पूरी दुनिया भारत की परिवार परंपरा की तरफ देख रही। आज पूरी दुनिया भारत की कृषि परंपरा को स्वीकार करने के लिए उस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हम पहले कहते थे कि हम गाय के गोबर से खेती करेंगे, दुनिया हमको कहती है उससे हो तो नहीं सकते, तुम बुर्जुआ बात करते हो, तुम जो है दुनिया चांद पे पहुंच गई है, अब तो बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के खेती हो नहीं सकती, लोगों का पेट नहीं भर सकते। आज पूरी दुनिया वापस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है। ये जो बैक टू रूट्स लोग आ रहे हैं, उसके साथ साथ में भारत का सम्मान बढ़, ये स्वीकार्यता क्यों बढ़ी, ये स्वीकार्यता क्यों आज पूरे विश्व भर में बढ़ रही है? कभी आपने इस पर विचार? क्यों वेद का अध्ययन लोग करने लगे? क्यों संस्कृत का अध्ययन करने लगे? क्यों एक झटके में 175 देश भारत के इस योग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए? कभी विचार की? भारत से योग निकल करके मुंगेर से 150 साल पहले दुनिया में के दूसरे देशों में गया था, लेकिन वो स्वीकार्यता नहीं, वो स्वीकार्यता आज इसलिए बन पाई क्योंकि भारत की नई चमक और दमक पूरी दुनिया को दिखने लगी, भारत का सामर्थ्य दिखने लगा। किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी असहाय, किसी बेसहारा, किसी जो है ऐसे आदमी जिस पर या कोई ऐसा देश, कोई ऐसी सभ्यता जिस पर उसके निज लोगों का गुमा जो है वो अभिमान न हो, गर्व न हो, क्या विश्व उसे स्वीकार करे? मुझे एक दिन एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब ऐसा एकदम क्या परिवर्तन हो गया है कि दुनिया भारत की चीजों को स्वीकार करने लगी? मैंने उससे कहा कभी तुम किसी गरीब के घर, किसी भिखारी के घर, ऐसे असहाय व्यक्ति के घर गए जिसके यहाँ चारों तरफ गंदगी हो, उसके कपड़े महीनों से धुले नहीं हो, उसके बाल उलझे हो, उसमें से दुर्गंध आ रही हो, वहां कपड़े जो है सामान सब कुछ अस्त व्यस्त हो, गंदगी का चारों तरफ जो है बोलबाला हो, तुम्हारे मन में किस तरह का भाव है? तुम्हारे मन में दया का भाव होगा, या करुणा का भाव होगा, या उसके लिए उसको कुछ देने का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा? उसके किसी विषय को अंगीकार करने की कल्पना तुम कर सकते? हमारे भारत की, हम सब भारतीयों ने मिलकर के और भारत के शासकों ने मिलकर के भारत की रचना इस तरह की कर दी थी कि भारत को लोग एक ऐसा गरीब भ्रष्टाचारी देश की तरह देखते थे। तब भारत की परंपराओं पे कौन गर्व करे? आज भारत तक की चमक दमक दिखाई दे रही है, आज भारत बदला हुआ दिखाई देता है, आज भारत का सामर्थ्य पूरे विश्व को दिखता है। तब इन सब चीजों की पहचान और इन सब चीजों की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ती है। ये तो पहला कदम हमने रखा है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कुछ कॉलम और चलने दीजिए, पूरा विश्व एक बार फिर अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए, चिंतन के लिए, विचार के लिए और आदर्श के रूप में भारत की तरफ देखेगा। और हम सब इस सौभाग्यशाली हैं कि हमको उस पीढ़ी में जन्म लेने और काम करने का अवसर मिला है कि जब हम इस साक्षी भाव से, न केवल साक्षी भाव से, अभी तो भारत के इस ट्रांसफॉर्मेशन के रचयिता बन सकते हैं। ये क्या काम जो है, चाहे किसी भी भूमिका में काम करता हूं, मैं आयुर्वेद के शिक्षक के रूप में काम करता हूं या पांडुलिपियों के लेखन के लिए काम करता हूं, मेरे मन में ये गर्व होना चाहिए कि मैं इस देश की संपदा और देश की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र निर्माण में सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं। चाहे वो सीमा पर खड़े हुए अमल गर्ग साहब का एक सैनिक हो, वहां से लेकर के चाहे विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक हो, जब उसके मन में यह भाव रहेगा कि मैं केवल यहाँ अपनी नौकरी करने के लिए नहीं खड़ा हूं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर रहा हूं, तब जाकर के राष्ट्र का निर्माण होगा। और उसकी भूमिका जो है, उसको सृजन करने का काम जो है, वो संत शक्ति को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। केवल राम की कथा सुनाने से, राम के सच्चरित्र का, वो आवश्यक है, वो हमारी चिंती है, हमारी जरूरी है, लेकिन हमारे देश के विषयों की आवश्यकता गर्व कर सके, उन पर भी हम गर्व करें। उससे समाज
समाज को जोड़ने की जो है जिम्मेदारी संत समाज अपने हाथ में ले, इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए सभी संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भारत माता की